नमस्कार, मनी गुरु में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। गिरती ब्याज दरें, सीनियर सिटीजन क्या करें? अब गिरती ब्याज दरों से सीनियर सिटीजन को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, जिन्होंने अपने जो पैसे है या फिर जमा पूंजी है वो फिक्स इनकम में डाली है, फिक्स इनकम स्कीम्स में डाली है। अब वो परेशान है कि आखिरकार जो उनका पैसा है वो उतनी गति से नहीं बढ़ेगा जितना वो चाहते थे। अब ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? क्या एफडी या फिक्स इनकम के अलावा भी कोई ऑप्शंस है उनके पास अपना पैसा ग्रो करने के लिए? क्या वो स्ट्रैटेजी रखें ऐसे समय में? यही आज हम चर्चा करने वाले हैं। आज के शो में हमारे साथ खास मेहमान है प्रकाश रंजन सिन्हा, डायरेक्टर नर्चर इंडिया कंसल्टेंट्स। प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। बहुत बहुत नमस्कार। आज हम शो में क्या खास चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले उस पर एक नजर डाल लेते हैं। आज हम जानेंगे गिरती ब्याज दरों में क्या हो निवेश स्ट्रैटेजी, एफडी के अलावा फिक्स इनकम के क्या है विकल्प, रेगुलर आय के बेस्ट ऑप्शन क्या हैं, साथ ही अर्ली रिटायरमेंट के लिए हो कैसी तैयारी। प्रकाश जी, ये ब्याज दरें गिरने से क्योंकि हम सीनियर सिटीजन्स की बात कर रहे हैं आज, काफी ज्यादा सीनियर सिटीजन्स को नुकसान हुआ है क्योंकि काफी सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है, अच्छी खासी लिक्विडिटी भी होती है, इसलिए एफडी में पैसा डालना कुछ ज्यादा फायदे का सौदा सीनियर सिटीजन्स के लिए तो नहीं रह गया है। अगर हम समझें कि एफडी ही क्यों सीनियर सिटीजन्स के लिए, या अगर एफडी नहीं तो और क्या विकल्प हो सकता है उनके लिए, तो आपके नजर में वो क्या हो सकता है या स्ट्रैटेजी क्या रखे 60 टू मे बी 80 साल तक किसी सीनियर सिटीजन के निवेश लाइफ स्पैन की? देखिए, पहले हम ब्याज दर की बात करें उसके पहले हमें थोड़ा सा इन्फ्लेशन की बात करनी पड़ेगी। और अभी पिछले कुछ महीनों में हमने देखा है कि फूड इन्फ्लेशन खास करके काफी बढ़ गया था और लगभग वो 7% के आसपास चला गया था। और एक सिचुएशन ऐसा भी था कुछ महीनों की जो कि हम नेगेटिव रेट ऑफ रिटर्न में थे क्योंकि बैंक का ब्याज दर उससे कम था। तो पहली चीज है कि आपका जहां भी आप इन्वेस्ट करें, आपका जो भी रिटर्न होगा वो कम से कम इन्फ्लेशन से ज्यादा हो। तो ये बात हमेशा को ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है और फूड ग्रेन सप्लाई, प्रोडक्शन वगैरह, मैन्युफैक्चर, आपकी प्रोडक्शन जो है, एग्री प्रोडक्शन है, वो आपकी लिमिटेड है। तो यानी इन्फ्लेशन तो रहेगा ही आपकी इकोनॉमी में, ये आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको अगर एक पॉजिटिव रिटर्न लेना है डेट फंड के थ्रू या डेट के थ्रू, तो आपको किस जगह अपने इन्वेस्ट करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है एक और भी चीज कि आप 60 साल के हैं या 80 साल के हैं, क्योंकि अगर आप 80 साल के हैं तो आप बहुत ज्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, यानी आपका पैसा बहुत सेफ होना चाहिए। और अगर आप 60 साल के हैं तो आपके पास अभी लॉन्जेविटी है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। दूसरा एक और भी चीज है, आपके खर्चे कितने हैं। ये सारी चीजों को देखते हुए आपके पास अब ऑप्शन क्या क्या बच जा रहा है। अगर आज के हालात में देखें तो आपके पास ऑप्शन जो दो ऑप्शन बहुत अच्छे हैं, जो मेरा कहना है हर रिटायर्ड आदमी को पैसा उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। पहला आपको है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और दूसरा है एलआईसी का पीएम वय वंदना योजना। ये दोनों आपको 7.4% पर एनम आपको दे रही है, जो कि लगभग आपको 5 से 8 साल तक आगे आने वाले समय में मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा दो स्कीम है जहां पे आप इन्वेस्ट बिल्कुल ही करना चाहिए। आरबीआई बॉन्ड आपको है बहुत अच्छा, आरबीआई बॉन्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, ये आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। एक और भी चीज है, आपको डेट म्यूचुअल फंड में भी थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, खास करके वो लोगों को जो अभी 60-65 के आस या 70 के आसपास भी हैं, ताकि आपको उसके अंदर ग्रोथ भी मिले और आपको फायदा मिला हो। तो ये 3-4 ऑप्शन हैं जहां पे मैं लोगों को सजेस्ट करूंगा कि जहां पे उनको इन्वेस्ट करना चाहिए। बिल्कुल प्रकाश जी, हम अपने शो में कुछ दर्शकों के सवाल भी शामिल करेंगे और ऐसे सवाल जो कि खुद रिटायर्ड प्रोफेशनल्स हमसे पूछेंगे और आपसे उसकी सलाह जानेंगे। ऐसे ही एक कॉलर रश्मिकांत प्राणलाल मेहता साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर है। सर, बहुत स्वागत है आपका, आपने हमें फोन किया और आप हमसे सवाल जानना चाहते हैं अपना। हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट है प्रकाश रंजन सिन्हा। हम चाहते हैं कि जो सवाल आपने हमें ईमेल पर भेजा था थोड़ा और डिटेल में जरा हमारे एक्सपर्ट से पूछें। हाँ जरूर। गुड इवनिंग, मैं रश्मिकांत मेहता बोल रहा हूँ। नाइस टू मीट यू ऑल। मैं एक रिटायर्ड हूँ, 68 इज द एज, और मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो मैंने ईमेल में बताया था कि 20% मेरा इक्विटी डायरेक्ट इक्विटी में है, बाकी सीनियर सिटीजन स्कीम में है और एलआईसी की जो प्रधानमंत्री योजना में है उसमें 40% इन्वेस्टमेंट है। बाद में 15% इन्वेस्टमेंट जो है मेरा पीपीएफ में है
एक्चुअली ओवरऑल फैमिली का मैं बोल रहा हूँ, मेरा और मेरा वाइफ का मिलके मैं बोल रहा हूँ आपको। और बाकी जो है वो एफडी में, जी। पोस्ट ऑफिस में और बैंक में है। अभी तक तो क्या 9% इंटरेस्ट मिल रहा था, जो कम होके 7% हो गया अभी एवरेज। तो आगे जाके और भी कम होने का चांस है। तो जो अपने को इंटरेस्ट इनकम आ रही थी उससे एक्सपेंस ज्यादा हो जाता है। तो हाउ डू यू मीट बोथ द एंड? और कोई ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए, वो मैं जानना चाहता हूँ। हेलो जी, रश्मिकांत जी का सवाल बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश रंजन जी आपके सवाल का जवाब देने वाले हैं। इनफैक्ट प्रकाश जी हम इसी पर चर्चा कर रहे थे कि ये गिरती जो दरें हैं वो कई जो रिटायरीज है उनको परेशान कर रही हैं कि उनके निवेश का क्या होगा। अब रश्मिकांत जी के सवाल के जरिए और भी कई दर्शकों के सवाल का जवाब अब आप दीजिए। देखिए, जो रश्मिकांत जी ने जहां इन्वेस्ट किया है कुछ तो बहुत ही अच्छे किए हैं उन्होंने, बट मुझे नहीं पता। मैं जैसा उनसे जस्ट ये जानना चाहूंगा, और अगर उन्होंने नहीं किया है तो ये करें। पीएम वय वंदना योजना और ये जो आपको सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में है, उसमें दोनों हस्बैंड और वाइफ दोनों इन्वेस्ट कर सकते हैं 15-15 लाख। तो अगर आपने वाइफ के नाम से भी अगर इन्वेस्ट कराया हुआ है तब तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं कराया हुआ है तो वो आप एक बिल्कुल फायदा जरूर लीजिए। मैंने वो बहुत दोनों का जरूरी है किया आपके है। लिए। हेलो, यस सर। मैं 15-15 लाख दोनों का किया हुआ है, 30 लाख किया हाँ, हुआ तो है। यानी आपका 60 लाख आपने तो 7.4% में आपने नहीं, कर वो दिया। LIC में खाली 10 लाख किया हुआ है। नहीं, वहां पे सर आप बढ़ाइए अपना एक्सपोजर। तो यही मैं आपको बोलने वाला था, वहां पे भी आप 30 लाख टोटल कर सकते हैं। तो आप तो बढ़ाइए अपना एक्सपोजर। दूसरा चीज सर, आपका जो एक मन में ये संदेह है कि ब्याज दर कहीं कम होगा कि नहीं होगा। पहले तो अभी अच्छा खासा आपको 5-8 साल का एक आपको मिला हुआ है कुशन, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और जहां तक मैंने देखा है, नॉट ओनली इन इंडिया सर, अक्रॉस द ग्लोब सीनियर सिटीजन एक ऐसे हैं जिसको कोई भी सरकार आएगी वो उनका हमेशा ख्याल रखेगी। तो जब भी अगर ब्याज दर बदलता भी है या ब्याज दर घटता भी है, तो सरकार जितनी भी है या आरबीआई है या जो भी है रेगुलेटर्स हैं, वो आपको जो भी मौजूदा हालात हैं और जो भी इन्फ्लेशन की स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए आपको जरूर एक अच्छा ब्याज दर देंगे। और अब अगर आप गौर कीजिएगा तो उसके अंदर आप जितने भी ट्रेडिशनल सेविंग स्कीम्स हैं उसमें सबसे अच्छा आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो यही 2 स्कीमें मिल रहा है। तो इसमें आगे भविष्य में ज्यादा चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। थोड़ा सा मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैंने देखा कि आपने इसमें कुछ डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है। अब ये आप उसमें ट्रेडिंग करते हैं नहीं करते हैं मुझे नहीं पता, नहीं, मेरा ये बाय एंड होल्ड अगर रखा हुआ है तो मेरा आपको राय सर ये होगा कि आप इक्विटी म्यूचुअल फंड जाकि लार्ज कैप डोमिनेटेड में क्यों नहीं पैसा रखें। एक और भी चीज मैंने नोट किया है कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस थोड़ा कम है, तो मेरा थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट होगा कि आप थोड़ा सा हेल्थ इंश्योरेंस कवर भी अगर बढ़ा सकें तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा रहेगा। और एक और जो आपने 20% आपकी एलोकेशन जो है ये पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट और बैंक एफडी में, मेरा थोड़ा सा उसमें रिक्वेस्ट होगा उसमें से मे बी 50% ऑफ दैट आप उसको निकाल करके अगर डेट म्यूचुअल फंड में, और डेट म्यूचुअल फंड में भी जो सेफर डेट इन्वेस्टमेंट है जो कि लोअर मैच्योरिटी के पेपर्स हैं, फंड है, उसमें थोड़ा डाल लें तो आपको उसके अंदर ग्रोथ का भी एक अच्छा स्कोप मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं रश्मिकांत जी आपको अपने सवाल का जवाब और थोड़ा क्लैरिटी जरूर मिली हो कि आपको किस तरीके से अपने निवेश को आगे बढ़ाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपने मनी गुरु में कॉल किया, अपने सवाल पूछे। प्रकाश जी, रश्मिकांत जी के सवाल से यही समझ में आता है कि एफडी की गिरती दरों से जो सीनियर सिटीजन से वो परेशान तो हैं ही, लेकिन जो आपने ऑप्शंस बताएं उसमें आपका पसंदीदा ऑप्शन कौन सा है और उसकी वजह क्या होगी? आरबीआई बॉन्ड का आपने जिक्र किया, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना का भी आपने मेंशन किया था। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस टाइम डिपॉजिट स्कीम भी है, POMIS स्कीम भी है और डेट म्यूचुअल फंड भी है। इसमें अगर हम 2 चूज करें तो आप सीनियर सिटीजन के लिए करंट सिनारियो के लिए 2 बेस्ट ऑप्शन कौन से सुझा सकते हैं? 2 बेस्ट ऑप्शन बिल्कुल सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और पीएम वय वंदना योजना है, ये आपको बहुत स्पष्ट है। देखिए, पोस्ट ये बैंक एफडी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है मैं आपको बता दूं कि कुछ साल पहले ये आरबीआई ने कॉल लिया था कि आपका चूंकि बैंक भी एक ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट है, प्लस वो जो कि मार्केट फोर्सेस यानी जो भी इंटरेस्ट रेट घटता बढ़ता है उससे प्रभावित होता है, तो आप उसके अंदर एक बहुत ज्यादा आप गैप नहीं रख सकते हैं। यानी उसकी जो रेट होती है बैंक की रेट, जो ब्याज दर है,
वो आपको बहुत हद तक आपको ट्रेडिशनल या जो आपको जो मौजूदा हालात है उसको देखते हुए रखना पड़ेगा कि इन्फ्लेशन कैसे बढ़ रहा है, ग्रोथ की क्या जरूरत है, इनको देखते हुए बढ़ना पड़ेगा। तो ये तो एक चीज है। और उसके अंदर आप अगर आप सिटीजन को ज्यादा से ज्यादा आप कुछ 50 बेसिस पॉइंट या 60 बेसिस पॉइंट ज्यादा उसके अंदर आप एडवांटेज दे सकते हैं। तो अगर आने वाले समय में अगर बैंक का ब्याज दर अगर कम होता रहा तो आपको उसके अंदर बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलेगा। तो मेरा हमेशा ये है कि बैंक में आप इन्वेस्ट करते हैं अगर करिए तो, लेकिन बाद में करिए, फर्स्ट प्रेफरेंस आपका नहीं होना चाहिए। पहला 2 प्रेफरेंस आपका ये जो 2 मैंने बताया, पीएम वय वंदना योजना, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, आरबीआई बॉन्ड। देखिए आरबीआई बॉन्ड में भी आपके टैक्सेबल बॉन्ड है और टैक्स फ्री बॉन्ड है, 2 तरह के बॉन्ड है। अगर आपकी टैक्सेबल इनकम नहीं है तो आपका जो है आपको टैक्सेबल बॉन्ड आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा क्योंकि वो बहुत अच्छा कूपन दे रहा है। अगर आपका टैक्स फ्री इनकम में भी अगर आप देख लें उसमें भी जा सकते हैं आप, तो वो एक आपके लिए अच्छी ऑप्शन है जो कि आप मार्केट में ट्रेडेबल है, वहां से भी आप खरीद सकते हैं और उसके अंदर कोई रिस्क नहीं है। आप उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करेंगे तो आपको जो उसमें ब्याज दर जो भी पहले डिसाइड हुआ है, जैसे पिछला जो था मेरे ख्याल से 7.5% के आसपास था, वो आपको मिलता रहेगा टिल मैच्योरिटी। ओके अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है प्रकाश जी, टैक्स सेव करने का। अब जैसा आपने कहा कि पिछले कॉलर को कि सरकार सीनियर सिटीजन्स का खास ख्याल रखती है और हर बजट में हमने देखा भी है स्पेशल प्रोविजन सीनियर सिटीजन्स के लिए या उनकी स्कीम्स के लिए टैक्स रिलेटेड प्रोविजंस उनको दिए जाते हैं। अब ऐसा एक सवाल है, मैं इनफैक्ट ईमेल पर लेना चाहूंगी और अगर कॉल भी उनसे बातचीत भी हो पाए तो अच्छा रहेगा, लेकिन फिलहाल तब तक इनका सवाल जरा समझते हैं। एमके बैराथी साहब ने हमें अपना सवाल भेजा, उनकी 62 साल उम्र है। ये कह रहे हैं कि इन्होंने पीपीएफ और ईएलएसएस दोनों में से इन्हें समझना है कि इनकम टैक्स सेव करने का अच्छा ऑप्शन कौन सा हो सकता है। अब पीपीएफ और ईएलएसएस ऐसा है कि एक ट्रेडिशनल है, 15 साल लंबा एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, और एक ईएलएसएस हो गया जो कि बहुत जिसका 3 साल का लॉक इन पीरियड है। तो दोनों को क्या टैक्स पर्पस से कंपेयर करना सही रहेगा? नहीं, देखिए पहला तो कोई भी आदमी जहां भी निवेश करता है, पहली चीज उसको एक बात का हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो निवेश कर रहे हैं, टैक्स तो एडवांटेज तो एक अलग पार्ट हो गया, बट दूसरी वो पैसा आपको चाहिए कब, बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जिसको हम बोलते हैं लिक्विडिटी। अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो पहले तो मैं लिक्विडिटी पे करूंगा क्योंकि 80C का एडवांटेज तो दोनों में मिल रहा है, तो बहुत फर्क नहीं है वहां पर। लेकिन अगर आप ईएलएसएस में देखिएगा तो आपको 3 साल के लॉक इन है, जबकि पीपीएफ में आपको 15 साल का लॉक इन है। हालांकि आपको उसके बाद आपको 5 साल के बाद आप विड्रॉ कर सकते हैं, तो भी आपका कंडीशन होगा। तो विड्रॉल 5 साल के बाद अलाउड है, उसके पहले अलाउड नहीं है। यानी अगर 5 साल के पहले की आपको अगर पैसे की जरूरत पड़ी तो पीपीएफ में आप नहीं निकाल पाएंगे और ईएलएसएस में 3 साल के बाद आप निकाल पाएंगे। तो पहली चीज तो आपको ये समझना पड़ेगा। दूसरी एक और भी चीज है कि ईएलएसएस में जब आप विड्रॉ करेंगे, जब भी आपको पैसा निकालेंगे तो आपको उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा 10%, जबकि पीपीएफ में आप जब भी विड्रॉ करेंगे, चाहे आप मैच्योरिटी में लें या पहले भी लेते हैं, पार्शियल विड्रॉल भी करते हैं, तो उसमें कोई टैक्स नहीं है। तो ये एक एडवांटेज आपको उसके अंदर मिल रहा है। पीपीएफ के और ईएलएसएस में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आज के संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है। देखिए अभी हमारा इक्विटी मार्केट बहुत हाई लेवल पे है, सेंसेक्स लगभग 44,000 पहुंच चुका है, और ये बड़ा एक ऐसा समय है जहां पे यहां से अगले 2-3 साल थोड़ा सा मैं बोलूंगा रिस्की जोन है, यानी यहां पे आपका शायद पैसा का कम भी हो सकता है। तो ये एक अनस्टेबिलिटी इन रिटर्न आप बोल सकते हैं, आपको ईएलएसएस में अभी शॉर्ट टर्म में दिख रहा है, जबकि पीपीएफ में वो आपको अनस्टेबिलिटी कभी नहीं होगा, एक हमेशा आपको स्टेबिलिटी ऑफ रिटर्न रहेगा। तो ये 3-4 कंसिडरेशन है। तो अभी इनको अपने लिक्विडिटी के हिसाब से देखना पड़ेगा, और मेरा तो सुझाव इनको यही होगा कि अगर इनके लिए बेटर ऑप्शन पीपीएफ होगा, लेकिन अगर इनको लगता है कि मैं थोड़ा सा डिवाइड कर सकता हूं, तो अगर लंबे अवधि के बाद यानी मगर अगर 7-8 साल के बाद अगर ये पैसे की इनको जरूरत है तो थोड़ा सा पैसा ये ईएलएसएस में भी डाल सकते हैं। जी, तो बैराती साहब, अगर आप हमें देख रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि आपको क्या ऑप्शन चूज करना चाहिए, तो उसका जवाब आपको होपफुली मिल गया होगा। लेकिन सिर्फ ये 2 ऑप्शन नहीं है ना प्रकाश जी, हम बाकी और सारे ऑप्शंस हैं। जैसे हम ऑलरेडी आपने कहा कि सीनियर सिटीजन एक अच्छा ऑप्शन है जहां पर सीनियर सिटीजन निवेश कर सकते हैं, लेकिन जब हम टैक्स सेविंग की बात करते हैं तब भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक अच्छा ऑप्शन है। इनफैक्ट एनएससी की बात करें उसमें भी एटीसी का बेनिफिट मिलता है, 5 साल की एफडी है, या फिर हेल्थ प्रीमियम में अगर बेनिफिट की बात आती है, तो क्या ये भी ऐसे ऑप्शन है किसी सीनियर सिटीजन को अपने ध्यान में रखने चाहिए जब टैक्स सेविंग पर्पस से ही वो अपने निवेश को देखें? तो नहीं, मैंने तो आपको पहले ही बोला था कि हर रिटायरी को सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में तो पैसा डालना ही चाहिए। तो मैं ये प्रिज्यूम कर रहा हूं कि बैराठी साहब ने डाला ही होगा,
और वो एडवांटेज तो ले ही रहे होंगे, तो वो तो एकदम बिल्कुल अंडरस्टूड है। इसलिए मैं उसको मैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और पीएम वय वंदना मैं हर रिटायरी के पोर्टफोलियो में चाहूंगा कि वो रखें। और ये तो हो गया आपकी बात। दूसरी आपने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट बोला, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है आपको, इसमें भी आप डाल सकते हैं। लेकिन एनएससी से ज्यादा अच्छा आपको, आप गौर कीजिएगा, पीपीएफ में आपको मिल रहा है रिटर्न। तो अगर इन दोनों के बीच में आपको दो, अगर ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट के बीच में अगर आपको चॉइस करना पड़े तो पीपीएफ लुक्स बेटर, मैं ये बोलूंगा आपको। बाकी आपने हेल्थ इंश्योरेंस निश्चित तौर पे आपने लिया हुआ होगा, और चूंकि आपको बाय कंपल्शन वो आपने लिया हुआ है और उसके अंदर वो एडवांटेज आपको मिल ही रहा होगा, तो मैं उसको एक स्टैंड अलोन, मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपने टैक्स सेविंग के लिए आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है। आप हेल्थ इंश्योरेंस लेना ही है आपको, और चूंकि आपने लिया हुआ है उसके अंदर आपको एक टैक्स एडवांटेज मिल रहा है। तो ये जब चीजें आपको ऑलरेडी आपको उनको कंप्यूट करना पड़ेगा, यानी सीनियर सेविंग स्कीम और हेल्थ इंश्योरेंस को पहले ही उनको कैलकुलेट करके अब जो बाकी बचा उसके अंदर ये 3 स्कीमें वो देख सकते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गई चीजें कि न सिर्फ निवेश एक सुरक्षित निवेश, बल्कि उसके अलावा टैक्स पर्पस से भी आपको जो सीनियर सिटीजन है उनको अपना जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो अच्छे से चूज करना चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो रिटायरमेंट हो गया, हम यूजुअली कहते हैं कि 60 साल की उम्र में आप जब रिटायर हो रहे हैं, लेकिन अगर आपने प्लान कर लिया है कि आपको 60 नहीं, उससे पहले मानिए 45 की उम्र में रिटायर होना है और उसके बाद आप जो करना चाहें कर सकते हैं, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या रहे? अर्ली रिटायरमेंट की निवेश स्ट्रैटेजी हम समझेंगे प्रकाश रंजन सिन्हा से छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए मनी गुरु। आज हम मनी गुरु में बात कर रहे हैं कि रिटायरमेंट एज में आप कैसे अपनी निवेश स्ट्रैटेजी सेट कर सकते हैं। न सिर्फ हम बात यहां पर कर रहे हैं कि आपको कौन से निवेश प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए, जब हमने देखा कि ब्याज दरें गिर रही हैं, फिक्स इनकम स्कीम में सीनियर सिटीजन स्कीम्स है, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना है, आरबीआई बॉन्ड्स है जिसमें आप निवेश कर सकते हैं। उसके अलावा आप टैक्स कैसे बचत कर सकते हैं। एक और शो की सेगमेंट अर्ली रिटायरमेंट पर हम आए, उससे पहले एक छोटा डिस्कशन प्रकाश जी हम इस लिहाज से भी करना चाहते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट रेगुलर आय की जो जरूरत है वो कैसे पूरी सीनियर सिटीजन कर सकता है। तो अब डेफिनेटली हमने तो अपने सारे इन ऑप्शंस की बात कर ली है, एक टेबल भी हमारे पास रेडी है। हम चाहते हैं कि उसके बेसिस पर अगर आप समझाएं कि कहां पर सबसे ज्यादा फायदे का सौदा है जब रेगुलर आय की जरूरत है किसी सीनियर सिटीजन को। तो देखिए, जो रेगुलर आय की बात की तो हमने दो स्कीम का तो नाम हमने पहले ही बता दिया आपको कि बहुत ये सही है आपके लिए। बट इसके अंदर आपको एक और बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी जो आय है, मैं जब आय के साथ, मैं आय नहीं बोलूंगा, मैं एक्सपेंस बोलूंगा, वो ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा। हमारी एक्सपेंस वही नहीं रहती है, यानी 60 साल की उम्र में जो आपकी एक्सपेंस है वही आपकी 70 साल में नहीं होगी, वो इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आपका सारा पैसा जो है वो एकदम बिल्कुल एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न पे नहीं होना चाहिए। आप अपने रेगुलर जो आय है या रेगुलर एक्सपेंसेस को आपको दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा। एक जो आपकी मस्ट एक्सपेंसेस है, मस्ट एक्सपेंसेस मतलब जो रोजमर्रा की जो एक्सपेंसेस है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो हो गए, उसको आपको बिल्कुल सेफेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से आपको लिंक करना पड़ेगा। और ये जो हमने कुछ जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट की बात की, इसके साथ आपने जोड़ना पड़ेगा। आपको पैसे की ग्रोथ भी चाहिए ताकि आपको इन्फ्लेशन से आपको बेटर आपको रिटर्न आए। और यहाँ पे बहुत जरूरी है कि आपका पैसा, कुछ पैसा आपको डेट म्यूचुअल फंड में होना चाहिए, कुछ पैसा आपका बैलेंस म्यूचुअल फंड में भी होना चाहिए, और यहाँ पे जो है आपको जो विड्रॉल होनी चाहिए आपको वो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान से होनी चाहिए। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए आपका 15 लाख रुपया किसी अच्छे डेट फंड के अंदर है और आपने सिर्फ 15,000 रुपया विड्रॉ किया उसमें से हर महीने, तो यानी आप 1% विड्रॉ कर रहे हैं हर महीने। 99% पैसा आपका इन्वेस्टेड है जो कि फिर वो ग्रो करेगा। यानी क्या होता है कि आपका कॉर्पस डिप्लीट इतनी तेजी से नहीं होता है, आपका कॉर्पस ग्रो भी कर रहा है और आप उसमें से विड्रॉ भी कर रहे हैं। दूसरा जो एक एडवांटेज जो आपको डेट म्यूचुअल फंड के अंदर जो मिलेगा इनको, वो होगा आपको टैक्सेशन का एडवांटेज। अगर आप 3 साल के बाद जो भी आप विड्रॉ करते हैं तो उसकी जो टैक्सेशन रेट है आपको, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसको हम बोलते हैं, वो 20% विद इंडेक्सेशन है। यानी इंडेक्सेशन मतलब कि जो महंगाई की वजह से जो आपकी पैसे की वैल्यू इरोड हो गई है उसको वो कंपनसेट करता है। अगर मैं उसको अगर नेट में देखूं आपको तो लगभग ये 7-8 ये भी 10% से कम आता है। आज अपने इकोनॉमी में अगर आप देखिएगा तो 10% लगभग न्यूनतम आपका टैक्स रेट है, यानी आपका टैक्स भी कम लगेगा। निश्चित तौर पर जब आप टैक्स में आप पैसा बचा रहे हैं तो यानी उतना आप बचा भी रहे हैं अपने लिए। तो ये सब स्ट्रैटेजी इनको अपनाना पड़ेगा जहां पे इनका रेगुलर इनकम भी आए प्लस इनका साथ साथ पैसा ग्रो भी करे।
जो इनकी लॉन्जेविटी को, यानी जो कल को जितनी बड़ी आयु है उसका भी ध्यान रखें। इन्फ्लेशन प्रूफ रिटर्न की क्योंकि आपने प्रकाश जी बात की है, इससे जुड़ा एक सवाल है। आपने मेंशन इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड का भी यहां पर किया था। मैं जरा दर्शकों की समझ के लिए भी जानना चाहती हूं कि क्या क्या बॉन्ड है ये। देखिए, इन्फ्लेशन इंडेक्स बॉन्ड में होता क्या है कि जैसे कि आज मान लीजिए मैंने 10,000 रुपया इन्वेस्ट किया फॉर एग्जाम्पल, और अगर इन्फ्लेशन उसमें क्या होता है कि आपको एक तो ब्याज दर आपका फिक्स है जो मिल ही रहा है आपको, मान लीजिए आपका ब्याज दर 6% है थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, और मान लीजिए जो इन्फ्लेशन इंडेक्स है वो 10% है थोड़ी देर के लिए मान लीजिए। तो अगर इन्फ्लेशन मान लीजिए 10% बढ़ता है, तो अब आपका जो 10,000 है वो अगले साल जब आपको ब्याज मिलना है तो वो 10,000 नहीं होगा, वो 11,000 माना जाएगा, क्योंकि आपका एक जो 10% है वो उस पर ऐड हो जाएगा, यानी 11,000 पे आपको 6% मिलेगा, यानी आपको 60 रुपया नहीं मिलेगा। ओरिजिनली आपको 60 रुपया मिलता, अब यहाँ पे आपको 66 रुपीज मिलेगा, प्लस आपका 100 रुपया आपका ऑलरेडी आपका बढ़ गया जो कि इन्फ्लेशन की वजह से था। तो ये इसका इस फंड का जो इस इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि आपको किसी भी वक्त में आपको इन्फ्लेशन की वजह से आपके जो रिटर्न है उसमें कोई नुकसान नहीं होगा, और वो हमेशा कवर अप करता चला जाएगा, और ये भी बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट है जो कि इन्फ्लेशन को बीट करता है। चलिए, अब एक ऐसा सेगमेंट की हम बात कर रहे हैं विद इन रिटायरमेंट ही, जहां पर कई लोग बहुत ही अलग अलग रीजन से चाहते हैं कि वो अर्ली रिटायरमेंट ले ले, लेकिन हाँ उसके लिए काफी ज्यादा तैयारी करने की जरूरत है। मतलब 60 साल की उम्र तक जो आप रिटायरमेंट प्लानिंग करते हैं वो अगर आप 15 साल प्रीपोन कर दे तो आप खुद सोचिए आपको कब से प्लानिंग करने की जरूरत है। तो अर्ली रिटायरमेंट मतलब 15 साल पहले अगर किसी को रिटायर होना है तो क्या ये निवेश में कुछ बदलाव करने से पॉसिबल है, या फिर इसकी तैयारी कब से शुरू करनी पड़ेगी प्रकाश जी? फिर देखिए, पहली तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप किस उम्र में रिटायर करना चाहते हैं, पहले तो वो डिसाइड करना पड़ेगा। जैसा कि आपने बोला कि मान लीजिए 45 साल में कोई रिटायर करना चाहता है, अगर मैं मान लूं कि 60 साल तक वो आदमी नौकरी करता है तो इसका मतलब है कि 15 साल तक उसकी अर्निंग नहीं होने वाली है जो उसको अपने नौकरी से मिलती, यानी वो अर्निंग जीरो है। लेकिन इसके साथ एक और भी इंपॉर्टेंट चीज है, वो 15 साल उसको खर्चे भी करने हैं, यानी आपका 15 साल आपका इनकम तो गया ही, आपको 15 साल आपके एक्सपेंसेस भी आप उसमें ऐड कर दीजिए। तो सिर्फ 15 साल इनकम मत देखिए, 15 साल एक्सपेंसेस भी देखिए। अब दो चीजें हो गई। अब इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपके खर्चे क्या हैं, आपको नहीं पता। आप खर्चे आप देखेंगे, आप जब मान लीजिए कि आप कितने साल तक रहते हैं, अज्यूम करें हम कि आप 80-85 साल तक रहेंगे, यानी आपके आज के डेट पे अगर मैं रिटायर करता हूं तो मेरे पास इतना पैसा होना चाहिए कि जिसको मैं जहां भी निवेश करूं कम से कम उसकी जो रिटर्न आए या जो उसकी इनकम आए मेरे को 80-85 साल तक वो मुझे रख सके। तो ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं रिटायरमेंट कॉर्पस, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एक बहुत ही कंजर्वेटिव बेसिस पे आप उसको कैलकुलेट कीजिए कि आज मान लीजिए मेरे पास एक्स अमाउंट है, और मैं अगर मैं उसमें 7% भी उसका एक रिटर्न मान के चलता हूं तो वो जो 7% आ रहा है मेरे को वो पर एनम हो गया। उस 7% को मैं डिवाइड कर देता हूं 12 से, यानी ये मेरा पर मंथ का एक्सपेंस है। अब मैं आज जो मेरे एक्सपेंस है मुझे उसको भी बढ़ाना पड़ेगा इन्फ्लेशन के हिसाब से, क्योंकि ये वही नहीं रह जाएगा, क्योंकि ये भी बढ़ता रहेगा। तो ये उस एक्सपेंसेस को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सारी चीजों को ध्यान देना है। आप कहाँ रहेंगे, अगर आप रिटायर करते हैं, आप मेट्रो में रहते हैं, दिल्ली मुंबई जैसे शहर में रहते हैं, तो आप अपने नेटिव प्लेस को छोटे से शहर में चले जाते हैं, क्योंकि बहुत डिफरेंस होता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग लगभग आधी हो जाती है वहां पर। आप अपने अगर घर में रह रहे हैं तो आपका कोई रेंटल एक्सपेंसेस नहीं है। तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा, ये सारे कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। आपकी अभी तक क्या बेनिफिट आपको मिलना है जब आप रिटायर करेंगे, क्या आपके पास अक्यूमुलेटेड इन्वेस्टमेंट है, आपको कितने कॉर्पस की जरूरत होगी, और उसके बाद आप एक कॉल लीजिए कि हाँ मैं रिटायर अर्ली कर सकता हूं या नहीं कर सकता। तो इसमें निवेश स्ट्रैटेजी में बदलाव क्या हो? क्या बहुत हेवीली इक्विटी में एक्सपोजर लेने से वो जो 15 साल का गैप है जो अर्ली रिटायरमेंट का है, या जहां पर उसको एक कॉर्पस तैयार करना है किसी व्यक्ति को, वो पूरा किया जा सकता है? निवेश स्ट्रैटेजी क्या ऐसी ही हो कुछ? देखिए, निवेश तो बहुत सिंपल है कि आप जितने आपका लंबे अवधि पे आप बगैर इनकम के रहेंगे, यानी आप रिटायरमेंट कॉर्पस पे रहेंगे, या जितने कम समय तक आपकी नौकरी है, इसका मतलब आपके पैसे की ग्रोथ होनी बहुत तेजी से जरूरी है। अब अगर मैं आप ग्रोथ की बात करूं तो निश्चित तौर पे इक्विटी एक ऐसा एसेट है जो कि मुझे ग्रोथ देता है, लेकिन इक्विटी के अंदर भी आपके अलग अलग तरह के इन्वेस्ट करने के तरीके हैं। मैं डायरेक्ट स्टॉक ट्रेडिंग भी कर सकता हूं, मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में भी कर सकता हूं, ऑप्शन दोनों मेरे पास है। अगर मैं इसको दो टुकड़े में बांटूं, स्ट्रैटेजिक और टैक्टिकल,
तो मैं इक्विटी म्यूचुअल फंड को थोड़ा स्ट्रेटेजिक बोलूंगा, जहां मैं स्ट्रेटेजिक बोलूंगा कि जो आपको थोड़ी सी कम रिस्क और एक स्टेबल रिटर्न देगा। लेकिन अगर आपको ज्यादा पैसे की ग्रोथ होगी तो आपको थोड़ा सा टैक्टिकल अप्रोच लेना पड़ेगा, यानी आपको अलोकेशन इक्विटी में रख के भी आपको थोड़ी सी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी, बहुत एक्टिवली आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आप ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी करेंगे तो उसके अंदर स्टॉक ब्रोकर के थ्रू अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको फायदा होगा, थोड़ा ज्यादा रिटर्न आएगा। लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है आपको एक बात समझना पड़ेगा कि ये थोड़ा सा आपको रिस्क लेना पड़ेगा, इसमें थोड़ा समय देना पड़ेगा, और कभी कभी नुकसान भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि फायदा ही होगा। तो ये सारी चीज आपको समझनी पड़ेगी, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, इक्विटी म्यूचुअल फंड। अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड के अंदर भी मैं अगर इन्वेस्ट करता हूं तो मैं लार्ज कैप में करूं ज्यादा, या मैं मिड एंड स्मॉल कैप में ज्यादा करूं, मैं ज्यादा वैल्यू फंड में इन्वेस्ट करूं या ग्रोथ फंड में करूं कि जहां पे फायदा इस चीज का मिले, यानी आपके पैसे जितने ज्यादा से ज्यादा ग्रो कर सके इक्विटी में, ये सारे अप्रोचेज आपको बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल। तो कुछ ऐसे तरीके निवेश की स्ट्रैटेजी जो आपको अर्ली रिटायरमेंट का जो पर्पस है वो फुलफिल करने के लिए मदद कर सकती है, और एक रिटायरी के लिए क्या निवेश स्ट्रैटेजी हो, इन दोनों ही एस्पेक्ट पर बात करने के लिए प्रकाश जी आप हमारे साथ शो में जुड़े आज, बहुत शुक्रिया आपका। तो इसी के साथ आज के शो में बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, इसलिए देखते रहिए जी बिजनेस।